हेलो डियर स्टूडेंट राइट। तो अभी कॉमर्स का मैं थर्ड मॉड्यूल पढ़ा रहा हूँ, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, लॉजिस्टिक आएगा, आउटसोर्सिंग आएगा, सब पढ़ेंगे। तो कैसे क्या करना है आप समझा दो राइट। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर ये वाले चैप्टर में ना, जैसे एटीएम के बारे में दिया, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। तो ये चारों की जगह पे हम लोग एक ही आंसर पढ़ेंगे, एक का एडवांटेजेस और दूसरे का डिसएडवांटेजेस, जो सब में हम लोग लिख सकते हैं राइट। तो पहले यहाँ से ही स्टार्ट करता हूँ। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर जो इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोथ सेक्टर हो गया। एटीएम मतलब एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, कंप्यूटराइज टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होता है, डिवाइस है। इसमें कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है, पिन डालेंगे, फिर नंबर टाइप करेंगे, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं राइट। तो ये एटीएम कार्ड है। और डेबिट कार्ड क्या होता है? एक प्लास्टिक कार्ड है जो बैंक इश्यू करता है। और डेबिट कार्ड में उतना ही पैसा विड्रॉ कर सकते हैं जितने तुम्हारे अकाउंट में, उससे ज़्यादा नहीं। अगर अकाउंट में 10,000 है तब 10,000 से ज़्यादा निकाल नहीं सकते, डेबिट कार्ड होता है राइट। ओके, इसको बोलते हैं पोस्ट पेड, है ना। और एक क्या होता है तुम्हारा, क्रेडिट कार्ड होता है राइट। तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, तुमको एक्स्ट्रा लिमिट मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड एक सिस्टम है, डाला होता है कार्ड होल्डर टू पे द गुड्स एंड सर्विस, फ्यूचर में भी पे कर सकते हैं। अगर 10,000 है तुम्हारे अकाउंट में तो तुम लोग 20,000 भी निकाल सकते हो, वो लिमिट बैंक सेट करता है। तो ये भी एक प्लास्टिक कार्ड जो कंपनी इश्यू करता है, हर किसी को इश्यू नहीं करता राइट। और इंटरनेट बैंकिंग क्या है, जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू बैंक को क्या कर रहे हो, तुम ऑपरेट करते हो, चेक करते हो, बैलेंस चेक करते हो। तभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग को डिटेल में पढ़ते हैं राइट। तो इंटरनेट बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग। तो इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टडी करेंगे राइट। तो ऑनलाइन बैंकिंग का फ़ायदा क्या है मानने में, क्या कन्वीनियंस टू कस्टमर। मतलब पहले कस्टमर को क्या है, ट्रेडिशनल में पहले बैंक जाना पड़ता था, घर से रिक्शे में जाएंगे, फिर लाइन लगाएंगे, फिर पैसा डिपॉजिट करेंगे, रिसीव, मतलब 1 घंटा चले जाता था राइट, डालना निकालने में। पर अभी ऐसा नहीं है ना, ऑनलाइन बैंकिंग में घर बैठा बटन दबाया, किधर भी घर बैठे हो, ट्रैवलिंग में हो, तुम बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो। तो ये फ़ायदा हो गया ना, कन्वीनियंस टू कस्टमर। और ये बैंकिंग की सर्विस 24 घंटा 7 दिन चालू रहता है, बंद नहीं होता। डे इवन नाइट भी सर्विस चालू रहता है, कभी भी तुम इंटरनेट के थ्रू बैंक को चेक कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। यू कैन मॉनिटर योर अकाउंट, मॉनिटर मतलब चेक कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग एनेबल्स हेल्प द कस्टमर टू मॉनिटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन एट एनी टाइम। दिस फैसिलिटी कीप द बैंक अकाउंट सेफ। हम लोग बार बार चेक भी कर सकते हैं ना। इफ फ्रॉड इज नोटिस द कस्टमर मेट्स इमीडिएटली रिपोर्ट टू द बैंक। कुछ भी फ्रॉड होता है तुरंत आप लोग नोटिस भी कर सकते हो। बिल पेमेंट मतलब हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेंटेनेंस बिल, मोबाइल बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, डिफरेंट बिल अपन पेमेंट कर सकते हैं। अपना जो भी पेमेंट सिस्टम होता है, अलग अलग पार्टी को पे करना होता है बिजनेस को, वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू सबको एक साथ पे कर सकते हैं राइट। और बैंक इसके साथ क्या करता है, अपना प्रोडक्ट एंडोर्स करता है। इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो ए ग्रेट मीडियम फॉर बैंक टू एंडोर्स देयर प्रोडक्ट। मतलब बैंक और भी कौन सा सर्विस लेके आया, लॉकर फैसिलिटीज़ लेके आया, लोन कौन सा, इंटरेस्ट, बैंक अपना प्रोडक्ट क्या करता है, प्रमोट करता है। और इट इज़ फास्ट एंड एफिशिएंट सर्विस। ऑनलाइन बैंकिंग एकदम फास्ट है, इफेक्टिव है, टाइम सेविंग है। यू कैन मेक द ट्रांजेक्शन टिपिकली एग्जीक्यूट एंड परफॉर्म एट मच फास्टर पेस दैन एट एटीएम, है ना, बहुत फास्ट सर्विस होता है। तो ये बैंकिंग का फ़ायदा हो गया। अभी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आया तो इसका आपको मीनिंग पढ़ना है। और ये एडवांटेजेस 4-5 पॉइंट डाल सकते हैं, शॉर्ट नोट में आ जाएगा ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना है। अभी नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेजेस पढ़ना है। बुरी बात क्या है ऑनलाइन बैंकिंग का, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब इंटरनेट बैंकिंग में भी अफेक्टेड ड्यू टू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, वन कैनॉट यूज इंटरनेट फैसिलिटी इफ द बैंक सर्वर इज डाउन। अगर बैंक का सर्वर ही डाउन है, बैंक का सर्वर ही खत्म हो गया, नहीं चल रहा है बराबर, तो तुम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो ये दिक्कत है। और दूसरी बुरी बात क्या दिया है, इनिशियल डिफ़िकल्टी। शुरुआत में स्टार्टिंग में बहुत परेशानी देखना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग द यूसेज ऑफ इंटरनेट बैंकिंग मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर बिगिनर। जो न्यू है, जैसे हमारे पेरेंट्स अगर ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहते हैं तो उनको स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आएगी। तो डिफिकल्टी के कारण हम लोग कुछ भी ट्रांजेक्शन कर लेंगे तो इससे फिर स्टार्टिंग में जमता नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करते। नीड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ऑनलाइन बैंकिंग तुम्हारा पॉसिबल नहीं होएगा। और डर रहेगा ना भाई हैकिंग का, तुम्हारा किसी को कोड मालूम पड़ गया, हैकर ने तुम्हारा जो भी डिटेल्स एक्सेस कर लिया, तो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लिया तो अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है, तो ये भी टेंशन है। पासवर्ड सिक्योरिटी थ्रेट, पासवर्ड भूल गए या याद नहीं आ रहा है, फिर वापस से जाओ कंपनी बैंक में जाओ, फिर उनको बताओ, फिर वो लेटर देगा, फिर आएगा, तो ये भी बहुत दिक्कत है। या फिर कोई मिसयूज़ कर लेगा। ट्रस्ट नहीं है, क्या है, कस्टमर ज़्यादा करके भी ऑनलाइन बैंकिंग पर ट्रस्ट नहीं करते। कभी भी कुछ भी फ्रॉड हो जाएगा तो पैसा चला जाएगा तो कहाँ से कहाँ आएगा। तो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है किसका, ऑनलाइन बैंकिंग का, डिसएडवांटेजेस। तो ये सब डाल सकते हैं ना, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये आंसर तुम लिख सकते हैं ठीक है। एक तो ये टॉपिक तुमको पढ़ना ही है।
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, एफडीआई। एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट होता है, राइट। तो इधर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है आपको, ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा। बैंकिंग सेक्टर में कितना एफडीआई मतलब बाहर का पैसा कितना आएगा, 74%, राइट। और इंश्योरेंस सेक्टर में 26% और 26% से 49% फ्यूचर में बंडल है, मतलब बैंकिंग में 74 है और इंश्योरेंस में 49%, मतलब बाहर का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है। तो इससे इंडिया वाले को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब बाहर का पैसा इंडिया आएगा तो बाहर की टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आएगी, प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ेगा जो काम करने में, अपना देश का डेवलपमेंट होगा, लोगों को जॉब्स मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। फिर जब बाहर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो अपना कॉर्पोरेट इमेज बढ़ेगा कंपनी का, उनका भी बढ़ेगा, अपना भी बढ़ेगा। और इसमें गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा, रेवेन्यू मतलब टैक्स, गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा आएगा और कस्टमर को एक अच्छी सर्विस मिलेगी ना। जब बाहर का पैसा इंडिया में आता है, मॉल्स में देखो, बैंक में देखो, अच्छे अच्छे बैंक्स में तो कैसे क्वालिटी सर्विस मिलती है। और एंट्री इन ओवरसीज मार्केट, तो जब बाहर का पैसा इधर आ रहा था हम लोग भी बाहर ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये फ़ायदा डाल देने का, एफिशिएंट होएगा, सब बेटर होएगा, इफेक्टिव होएगा, अच्छे से काम आएगा, स्टाफ भी अच्छे से मिलेगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड रहेगा। तो ये एफडीआई का फ़ायदा है, बाहर का पैसा जब अंदर आता है तो ये फ़ायदा होता है। तो एक ये आंसर पढ़ने का है। और सबसे मेन आंसर है लॉजिस्टिक। ओके, क्या है लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक के ऊपर हम लोग को अभी इसका एलिमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। तो अब स्टार्ट करता हूँ। तो लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, एकदम सिंपल चीज़ बताता हूँ। मतलब प्रोडक्शन एक जगह होता है, राइट। जैसे कि मान लो एप्पल का कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठंडी जगह में होता है, पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किधर होता है, ज़रूरत हर जगह होता है ना यार, मतलब इसकी ज़रूरत हर जगह होता है। तो प्रोडक्शन एक जगह है पर ज़रूरत हर जगह, हर कोने में। तो ज़रूरत कौन पूरा करता है, लॉजिस्टिक पूरा करता है। जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ कंजम्पशन है, रिक्वायरमेंट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है, लॉजिस्टिक, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक एंड नेटवर्क, है ना। तो कैसे होता है लॉजिस्टिक का एलिमेंट्स क्या है, तो लॉजिस्टिक का सबसे पहले लोकेशन होता है, उनका नेटवर्क डिज़ाइन होता है। जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है अपने को लोकेशन वो अपना बना के रखता है, कितना लॉजिस्टिक फैसिलिटीज है, लाइक मटेरियल हैंडलिंग, मैन्युफैक्चरर प्लांट, वेयर हाउस, तो एक सिस्टम बना के रखता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क डिज़ाइन। कहाँ से माल आएगा और कहाँ सप्लाई होएगा, तो लोकेशन डिज़ाइन करते हैं। फिर उनके पास इंफॉर्मेशन होता है। तो लॉजिस्टिक इज़ एसेंशियली इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटी, मतलब आईटी, कंप्यूटर के थ्रू उनके पास क्या होता है, पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, स्टोरेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, है ना, डिसीजन। फिर कस्टमर का ऑर्डर आता है, तो कितना कस्टमर का, कौन से कस्टमर ने कहाँ से ऑर्डर किया, फिर उन लोग क्या करते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी, पेमेंट, कहाँ पहुँचाना है, वो सब डिटेल्स अपने पास जमा करते हैं। तो लॉजिस्टिक में सबसे पहले लोकेशन उन लोग बनाते हैं, फिर इंफॉर्मेशन जमा करके रखते हैं, फिर कस्टमर का ऑर्डर आना चालू होएगा, फिर इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक मैनेजमेंट। जो भी स्टॉक है, जैसे कस्टमर ने बहुत सारे प्रोडक्ट डिमांड किया अलग अलग सिटी से, तो वो स्टॉक उन लोग मेंटेन करके रखते हैं ताकि टाइम पे मिल जाएगा। स्टॉक आने के बाद क्या करेंगे, उसको वेयर हाउसिंग करेंगे। वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन में माल रखेंगे, सेव करना पड़ेगा ना गोडाउन में, जब डिमांड आएगा तो सप्लाई करेंगे। वेयर हाउस, गोडाउन, जहाँ मार्क, जब जो भी गुड्स है उसको स्टोर करके रखेंगे फिनिश गुड्स को। फिर ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या करेंगे, गुड्स को मूवमेंट करेंगे, जहाँ गोडाउन है और जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचाना है। तो रोडवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे, जैसा जमे वैसा क्या करेंगे, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर मटेरियल हैंडलिंग, प्रॉपर मटेरियल का केयर करेंगे ताकि मटेरियल डैमेज ना हो जैसे और ऊपर से लॉजिस्टिकल पैकेजिंग आ जाता है, ताकि और एक्स्ट्रा पैकिंग करके माल को, जो भी प्रोडक्ट है, फाइनल डेस्टिनेशन पे कस्टमर के पास पहुंच जाता है। तो ये प्रोसीजर है किसका, लॉजिस्टिक का। एलिमेंट्स है लोकेशन, इंफॉर्मेशन, कस्टमर ऑर्डर, इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, स्टॉक, वेयर हाउस मतलब गोडाउन, ट्रांसपोर्ट कराना, मटेरियल का केयर करना और अलग से लॉजिस्टिकल पैकिंग करना ताकि जो भी प्रोडक्ट है वो क्या डैमेज ना हो जाए ना ट्रांजिट में, ट्रांसपोर्ट में। तो ये लॉजिस्टिकल का क्या हो गया, अपन ने क्या पढ़ लिए, एलिमेंट्स पढ़ लिए। अभी और तुम्हारा टॉपिक है, एक टॉपिक ये पढ़ना पड़ेगा तुमको, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। आजकल क्या हो गया मालूम है कि जितनी भी कंपनी ना अपना जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी काम है ना, वो सब कंप्यूटराइज कर दिया है, मतलब पूरा बिजनेस को ERP कर दिया, कंप्यूटराइज कर दिया। तो उसको बोलते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मतलब क्या है ERP सिस्टम, इट इज़ अ वैरायटी ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टिपिकली एम्प्लॉइंग डेटाबेस, मतलब पूरा इंफॉर्मेशन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू बिजनेस को कंट्रोल करना, राइट। तो उसको ERP बोलते हैं। तो ये क्या है, इसका फीचर्स पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ अ इंटीग्रेटेड सिस्टम, मतलब कंपनी के सब सिस्टम कंप्यूटर से जॉइंट रहते हैं। डेटाबेस होता है, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, लुक एंड फील थ्रू आउट ईच मॉड्यूल, हर मतलब बिजनेस का एस्पेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं एक जगह बैठ के,
पूरा आईटी सेक्टर होता है। तो इससे फ़ायदा क्या है हमारे में, तुम फ्यूचर में अपना सेल्स फोरकास्ट कर सकते हो, कितना सेल्स होएगा, ट्रांजैक्शन चेक करते हो कहाँ ज़्यादा आ रहा है कहाँ कम हो रहा है, ऑर्डर ट्रैक कर सकते हो तुम अपना, रेवेन्यू कितना इनकम आ रहा है कितना बिल हुआ, और मैच कर सकते हो ऑर्डर लास्ट टाइम कितना ऑर्डर हुआ। तो बिज़नेस को क्या कर रहा है, एकदम बेटर बना रहा है, क्वालिटी बना रहा है, एफिशिएंट बना रहा है, ठीक है। डिसीजन ले सकते हैं जिससे जिससे कंपनी का फ्यूचर में क्या होगा, फ़ायदा अच्छा होगा। एक ERP के ऊपर आंसर पढ़ना है, मतलब एक बिजनेस को हम लोग कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करना। सिंपल एग्जांपल क्या है इसका, मालूम है, होटल का एग्जांपल ले लो। आजकल होटल में देखो ना, एक सॉफ्टवेयर मतलब जो भी काउंटर है, कैश काउंटर, उधर एक आदमी लैपटॉप में बैठ के ऑर्डर लेता है। तो जो सॉफ्टवेयर है ना, उसको पेट पूजा एक ऐप है, पेट पूजा जो होटल वाले खरीदते हैं, पेट पूजा ऐप के थ्रू। तो जो भी ऑर्डर होता है ना कस्टमर का, कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर उनको लास्ट में उनको मालूम पड़ जाता है कि कितना सेल हुआ, दिन में कितना माल, कितना इनकम हुआ, कितना स्टॉक खत्म हुआ, कौन से पब्लिक ने कौन सा खाना ज़्यादा डिमांड किया। तो पूरा इस बिज़नेस को कंट्रोल करते हैं वो, मतलब मालूम पड़ जाता है। एक ये पढ़ना है, और इसका एक मेन आंसर तुम्हारा बाकी है अभी, आउटसोर्सिंग। क्या बाकी है, आउटसोर्सिंग, जिसको BPO और KPO भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी अपने को BPO और KPO पढ़ने के। तो BPO और KPO को क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि थर्ड पार्टी को कंपनी अपना काम बांट देती है। किसको, थर्ड पार्टी को। आओ स्टार्ट कर दो, देखो। तो थर्ड पार्टी को मतलब क्या होता है मतलब जैसे आप स्कूल कॉलेज में देखो, जो कैंटीन होता है, कैंटीन में क्या टीचर लोग आके वड़ा पाव थोड़ी बेचती है यार, है ना। तो जो स्कूल होता है उसका कैंटीन किसी और को दे देते हैं, जैसे हॉस्पिटल में, कॉलेज में कैंटीन किसी और पार्टी को दे देना, तो उसको बोलते हैं आउटसोर्स करना, है ना। तो कंपनी का जो भी प्रोडक्ट बेचती है, उसका जो भी कंप्लेंट आता है वो थर्ड पार्टी को दे देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कॉल सेंटर्स, तो आफ्टर सेल सर्विस। तो आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है, कंपनी अपना जो कुछ काम है थर्ड पार्टी को देना है। तो आउटसोर्सिंग इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड स्पेशलाइज एजेंसी। मतलब जो कंपनी है, अब जैसे ए कंपनी है, C कस्टमर है, तो कंपनी ने अपना आउटसोर्सिंग का पार्ट B को दे दिया है कुछ प्रोडक्ट बनाने का, राइट। तो ऐसे थर्ड पार्टी को काम देने से क्या फ़ायदा होगा, कंपनी अपना फोकस कर सकता है कोर एक्टिविटी पे, कोर मतलब मेन एक्टिविटी पे, क्योंकि अपने उसने थर्ड जो नॉन कोर एक्टिविटी है, जो मतलब कंपनी से नहीं हो पा रहा था, वो थर्ड पार्टी को बांट दिया ना। अब उसका टेंशन थर्ड पार्टी संभालेगी, कंपनी उसको बस पेमेंट करेगी, माल ले लेगी। तो कंपनी अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दे सकता है, इससे कंपनी का खर्चा भी कम हो गया, क्योंकि वो एक्टिविटी थी तो कंपनी का खर्चा था। अब जब थर्ड पार्टी को बांट दिया तो टेंशन खत्म हो गया, कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है, कम खर्चा लगता है, क्योंकि काम बांट दिया ना इधर, BPO वालों को ज़्यादा नहीं, और क्विक डिलीवरी हो जाएगा, क्योंकि जो थर्ड पार्टी को काम बांटा है, काम टाइम पे हो जाएगा अपना, तो डिलीवरी भी बहुत अच्छा होएगा, और स्पेशलाइज सर्विस हो जाएगा। मतलब हम अपने कस्टमर को एक अच्छी एफिशिएंट सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि सब चीज़ टाइम पे मिल रहा है, और इससे नए नए बिजनेसमैन खड़े हो रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, जिसके कारण उन लोग अपना बिजनेस को स्टार्टअप करके स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा है आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग मतलब थर्ड पार्टी को काम बांट देना, ठीक है। तो BPO और KPO का एडवांटेज है, तो यही वाला आंसर डाल देने के। तो ये सारे मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल में ये सब टॉपिक तुमको पढ़ने का था, ठीक है। तो मैंने पूरा बुक एक्सप्लेन करा दिया, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, और जो भी डाउट रहेगा आपको समझा दूंगा बाद में, ठीक है। थैंक यू।